चलिए, तो अब हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम तुमको दिख रहा है ऊपर, केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, गैसियस स्टेट में भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हो। यहां पर जब मैं बात करूं कि केमिकल काइनेटिक्स किन चीजों से डील करता है, क्या क्या तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले होते हो, अगर मैं उनकी बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन। तुम यहाँ पे सबसे पहले, जो कि आज की हेडिंग भी है, तुम यहाँ पे बात करते हो रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तुम सबसे पहले पढ़ोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने ROR लिखा। कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, एंड द फाइनली रिएक्शन मैकेनिज्म। और फिर तुम यहाँ पे फाइनली पढ़ते हो एक रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये तीन चीजें, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक्स में तुम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने वाली, तो तुमने अब यहाँ पर तीन तरह के रिएक्शन सुनने होते हैं। तो based on rate of reaction, there are three types of reaction. कितने तरह के रिएक्शन होंगे? तीन तरह के रिएक्शन होंगे। रिएक्शन के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड के बेसिस पे कितने तरह के रिएक्शन होंगे? यहाँ पे तीन तरह के। कौन कौन से तीन तरह के रिएक्शन होंगे? तो देखो, कुछ बहुत तेज, कुछ बहुत धीरे, कुछ मॉडरेट स्पीड से। बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तब तुम इस स्पीड के बेसिस पे तीन तरह के रिएक्शन की बात करोगे। एक होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस, एक होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन, या इसी को तुम बोलोगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जो पलक झपकते ही, वो रिएक्शन जो पलक झपकते ही हो जाती है, वो रिएक्शन जो कुछ नैनो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है, वो रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें तुम क्या नाम देते हो? एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। मतलब तुमने एक रिएक्टेंट को मिलाया या रिएक्टेंट से रिएक्शन को शुरू किया, और बस जैसे ही तुमने मिलाया वैसे ही तुम्हारा रिएक्शन खत्म हो गया। अगर तुम एक यहाँ पे रिएक्शन देखो तो विजन, अगर तुम इस मोबाइल पे देख रहे हो तो तुम्हारी आंखों में एक रिएक्शन हो रहा है, जहां पे एक कंपाउंड रेटिनल का ज्योमेट्रिकल इन्वर्जन होता है फोटोन की एंट्री पे। तो जैसे ही फोटोन एंटर किया वैसी रिएक्शन हो गया। या तुम अगर एक केमिकल रिएक्शन देखो जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में जब तुम NaCl एक्वस को मिलाती हो, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में जब तुम NaCl को मिलाती हो, तो यहाँ पे क्या होगा? AgCl का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहाँ NaNO3 एक्वस। तो ये रिएक्शन तुम देखो, जैसे ही तुम इन दो रिएक्टेंट को, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के एक्वस सोल्यूशन को मिलाते हो, वैसे ही ये रिएक्शन हो जाता है। The moment you mix up the reactant, the reaction takes place. जैसे ही तुमने मिलाया वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन है। या तुम स्कूल का एक प्रैक्टिकल देखो कि तुम HCl एक्वस में NaOH एक्वस को मिलाया, यहां पर तुम्हारे पास NaCl एक्वस प्लस H2। तो तुम जब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की बात करोगे तो इसमें रिएक्शन आएगा, एग्जांपल आयोनिक रिएक्शन इन सॉल्यूशन, आयोनिक रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ऐसे आयंस की रिएक्शन जो पानी में है, मिलाते ही यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इन रिएक्शन को तुम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन का नाम देते हो। तो यहाँ पर तुमने बस मिलाया, तो तुम इनके कुछ
ना इनके तुम फैक्टर्स को पता कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में, ना तुम इनके रेट को नाप पाते हो, तो ये रिएक्शन सिलेबस में नहीं है। या तुम यहाँ पे रिएक्शन देखो कि एक और रिएक्शन की अगर मैं यहाँ बात करूं, NO2 गैस प्लस NO2 गैस, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर NO2 अगर कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक दूसरे से मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं, और ये रिएक्शन बहुत कम समय में होगा। या तुम देखो मिथाइल फ्री रेडिकल, तो वो स्पीशीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्पीशीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अब मैटर नहीं, जिनको तुम फ्री रेडिकल बोल सकते हो, जिनको तुम फ्री रेडिकल बोल सकते हो, वो एक समय में, बहुत कम समय में कंप्लीट, तो मतलब ऐसे रिएक्शन जिनकी हाफ लाइफ पीरियड वो जिनमें रिएक्शन आधा कंप्लीट होता है, क्या हाफ लाइफ, हर रिएक्शन को तो उसकी हाफ लाइफ होगी, वो बहुत छोटी हो, तो तुम रिएक्शन को क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब बिल्कुल इसका अपोजिट एक रिएक्शन अगर मैं यहां तुमको बताऊं, वेरी स्लो रिएक्शन। अब एक इसका अपोजिट टर्म लेके आया मैं यहाँ पे, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। मुझे कोई एग्जांपल बताओ, वो रिएक्शन जो 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल या कई सालों में होती हो, रिएक्शन टेक्स आयरन, वहां वेरी लॉन्ग टाइम। वो रिएक्शन जिनको होने में या जिनकी हाफ लाइफ अचीव करने में बहुत समय लगे, तो एक मेरे को रिएक्शन समझ में आया जो मैंने सुना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट में बदलना। तो व्हाट एक्चुअली रस्ट, रस्ट होता है Fe2O3 FeOH होल थ्राइस XH2O। आयरन का इस कंपाउंड में बदलना, ये कहलाता है रस्टिंग। और रस्ट बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, ग्रेफाइट को डायमंड में बदलना, ग्रेफाइट को डायमंड में बदलना इज अ वेरी 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 स्लो रिएक्शन। तो अब ए और बी ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इनको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले। तो स्पीड के बेसिस पे मैंने बोला 3 तरह के रिएक्शन होंगे, एक जो बहुत तेज, एक जो अत्यंत धीमी गति से, 1 दिन, 10 दिन, तो दूध का दही में बदलना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। Fermentation reactions are slow reaction. Fermentation reactions are slow reaction. Rusting of iron is a slow reaction. Conversion of diamond into graphite is slow reaction. रूम टेम्परेचर पे देखो, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करके, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर लिक्विड का बनना, वेरी 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 स्लो रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन हम इनकी भी बात करेंगे, कोई रिएक्शन स्लो क्यों है, कोई रिएक्शन फास्ट क्यों। अब तीसरी जो कैटेगरी यहां पर आती है, तीसरी कैटेगरी पे जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ मॉडरेट और मेजरेबल स्पीड रिएक्शन। तो अब हम इनकी बात आज से करेंगे, रिएक्शन ऑफ मॉडरेट और मेजरेबल स्पीड, मॉडरेट और मेजरेबल स्पीड। तो वो रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से या मेजरेबल स्पीड से होते हैं, उन्हें तो इनके हाफ लाइफ पीरियड कुछ मिनट, कुछ घंटे, या कभी कभार एक आध दिन होगी, पर जनरली मिनट या घंटों में लेके जाएंगे। तो जो भी अब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा यहां पर, अब मैं जो भी एग्जाम्पल लिखूंगा वो सारे के सारे एग्जाम्पल मॉडरेट स्पीड, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 लिक्विड का डीकम्पोजिशन होना और ऑक्सीजन गैस का निकलना, ये एक मॉडरेट स्पीड से। तो तुम किसी रिएक्टेंट को देख के ये नहीं बता पाओगे, रिएक्शन को देख के ये नहीं बता पाओगे कि वो तेज है या फास्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, रेट कि कोई रिएक्शन तेज है या कोई रिएक्शन फास्ट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अगर तुम एस्टर को वाटर से रिएक्ट करोगे, अगर तुम एस्टर को वाटर से रिएक्ट करोगे तो तुम्हें एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिलेगा, एसिड और अल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्शन तुम्हारा मॉडरेट स्पीड से होता है, ये रिएक्शन तुम्हारा मॉडरेट स्पीड से होता है।
फिर यहां पर मैं और एग्जांपल लेके आऊं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर C12H22O11 का वाटर से रिएक्शन इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम मे बी you will get glucose and fructose. You will get glucose and the fructose. The reaction is taking place at moderate speed. अब अपने सिलेबस में या जब भी अब हम रेट की बात करेंगे या जब भी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारी इन्हीं रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म होंगे। जब भी हम रेट की बात करेंगे तो हमारी मैकेनिज्म इन्हीं रिएक्शंस के लिए होनी है, जैसा C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस। अब जब यहां जाएंगे तो एक बड़ा नेचुरल सा काम आया, एक बड़े नेचुरल सा कॉन्सेप्ट आया कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो ये रेट क्या चीज है, रेट क्या चीज है। देखो रेट, रेट ऑफ, अब मैं इससे बात कर रहा हूं रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन measurable quantity of reactant, change in concentration per unit time, change in concentration per unit time, पर यूनिट टाइम में दिए हुए समय में कितनी कंसंट्रेशन का बदलाव है। इनफैक्ट यू कैन स्पीक एनी मेजरेबल पैरामीटर। अब देखो, जब तुमने यहां पर एक रिएक्शन लिया कि ए से बी बनता है, तुमने रिएक्शन लिया ए से बी बन रहा है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रेड कलर से ये लिखा है तो ये रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पे ग्रीन कलर से बी लिखा है तो ये प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन में देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्योंकि रिएक्शन में ए जो है वो खत्म होता है, रिएक्टेंट जो है वो खत्म होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा डिक्रीज इन concentration of A, decrease in concentration of A upon time taken, टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में तुम इसको नाप रहे हो, रेट होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब अगर ए की मात्रा कम होगी तो तुमने इसे लिख दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस साइन। तुमको यहाँ पे समझना, रिएक्टेंट, रिएक्शन में रिएक्टेंट की मात्रा कम होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, यहां पर नेगेटिव का मतलब हुआ डिक्रीज, और यू राइट इट एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट of disappearance of reaction, rate of disappearance of reaction। अब अगर A के रिस्पेक्ट में नापो या B, तो रेट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज, अब B इस रिएक्शन में तुम देखो B जो है वो तुम्हारा, बी जो है वो तुम्हारा रिएक्ट प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन टाइम टेकन। तो कितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी और कितना टाइम इंटरवल लिया था। तुम यहां पर वर्ड वही यूज कर रहे हो जो ऊपर लिखा है, तो मैं अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल कर दूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टाइम इंटरवल, तो कितने टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बदली है प्रोडक्ट की। यहां पर तुम पॉजिटिव साइन लगा सकते हो, कुछ नहीं लगा तो वैसे भी पॉजिटिव होता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तुम रिएक्शन की जब स्टोइचियोमेट्री देख रहे हो तो एक एक खात में से एक एक खत्म होने से यहाँ पर बी बनता है, एक एक खत्म होने से यहाँ बी बनता है। तो रिएक्शन तुम्हें दिख रहा है कि ए के आगे 1 लिखा है, बी के आगे 1 लिखा है, तो जितना ए कम हो रहा है उतना ही बी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, नेगेटिव का मतलब रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज इन concentration
पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब ये जो डेल्टा एक्स तुमने यहां लिखा है, ये जो तुमने यहाँ पे डेल्टा एक्स को लिखा है, तो ये डेल्टा एक्स क्या चीज होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन। व्हाट एक्चुअली दिस डेल्टा एक्स इज? तो डेल्टा एक्स इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहां पर जब तुम चेंज इन कंसंट्रेशन लिखोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स मतलब चेंज। अब एक चेंज के लिए तुमने लिखा हो डेल्टा टी होगा टाइम इंटरवल, डेल्टा टी होगा टाइम इंटरवल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस। हाँ पूछिए सर, यहाँ पर अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों डिफरेंशिएट किया इनको? भाई, डिफरेंशिएट नहीं किया, रिएक्टेंट ए कम होगा। जब भी कोई चीज घटती है तो तुम उसके लिए क्या साइन लगा देते हो? नेगेटिव। एक्चुअली जब तुम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा, इसलिए तुमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। और फिजिकली देखो, मैंने एरो लगा के तुम्हें लिखा है डिक्रीज इन, एरो लगा के मैंने तुमको राइट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इट इज डिक्रीज इन concentration of reactant and this is increase in concentration of product। तो जब भी रिएक्शन का रेट होगा वो माइनस साइन से लिखा जाएगा और प्रोडक्ट का जो रेट होगा वो किसके साइन के साथ लिखा जाएगा? तो रिएक्शन का रेट नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट जो है वो पॉजिटिव होगा। रेट तुम नाप सकते हो, रेट को तुम यहाँ पे नाप सकते हो। तो तुम देखो, तुमने रेट को क्या किया, तुम रेट चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम निकाल सकते हो। अब अगर तुमको मैं यहाँ पे देखो, अब अगर मैं तुमको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूं, अब देखो तुम्हें अपनी स्क्रीन पे एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर दो ग्राफ बनते हुए। और थोड़ा सा इस ग्राफ को छोटा कर ले तो पूरा ग्राफ तुमको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो, जब तुमने ए और बी के लिए रिएक्शन लिया, तुम्हारा रिएक्शन था, रिएक्शन था तुम्हारा ए और बी। ए तुमने वॉयलेट कलर के बबल से दिखाया है, मॉलिक्यूल्स दिखाया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखाया है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो। और ग्रीन कलर से तुमने बी दिखाया है। देखो, ग्रीन कलर से तुमने बी दिखाया है, वॉयलेट कलर से तुमने क्या दिखाया है? यहाँ पे वॉयलेट कलर से तुमने ए को दिखाया है और इनके बीच में तुमने एक एरो लगा दिया कि ए से बी बन रहा है। अब तुम यहाँ देखो, जब तुमने रिएक्शन को शुरू किया, इस ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखते हो अपने स्क्रीन पे, तो तुमने देखा कि जब तुमने रिएक्शन को शुरू किया तो पहले नंबर के जार में सिर्फ तुम्हारे पास रिएक्टेंट ए था और ये थे लगभग 50। मैंने इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर ऑफ वॉल्यूम को गिना तो 50 मॉलिक्यूल थे। और शुरू में देखो तो ये वाले पॉइंट पे बी नहीं था। T इज इक्वल टू 0, ये टाइम 0 ले लिया, ये एक्सिस पे जो टाइम तुम ले रहे हो ये टाइम तुमने यहाँ पे 0 लिया। तब ए के 50 मॉलिक्यूल पर लीटर थे और बी नहीं था। इसलिए देखो, हरा वाला ग्राफ जो है वो नीचे से शुरू हुआ है, जो हरा वाला ग्राफ है वो इसमें यहाँ नीचे से शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तुम जब 10 मिनट पे पहुंचे, देखो जब तुम 10 मिनट पे पहुंचे, जब तुम 10 मिनट पे पहुंचे तो ए के जो मॉलिक्यूल हैं, ए के जो मॉलिक्यूल हैं वो घट के यहां पर आ चुके हैं, वो घट के यहां आ चुके लगभग 24। ए के मॉलिक्यूल मैंने बोला 10 मिनट बाद थे 24। अगर तुम यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल देखोगे तो इसी समय बी के मॉलिक्यूल थे 26, ए के मॉलिक्यूल बचे थे 24 और ए के मॉलिक्यूल बचे थे 24। अब देखो ए की मात्रा कम हो रही है। अब जब तुम 20 मिनट बाद जाओगे तो ए की मात्रा यहाँ पे कम होती है। वो देखो, इस ग्राफ को यहाँ पे मिला दे रहा हूं, तो ये जो मॉलिक्यूल है 20 मिनट बाद ए के मॉलिक्यूल तुम्हारे पास बच रहे हैं 11। तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए 39। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 39 का है,
ये 0.11 का है। तो तुम अपने ग्राफ पे देख रहे हो, अब तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, अब जब तुम इन्फिनिट 60 मिनट पे पहुंचे, यहां पर जब तुमने 60 मिनट पर पहुंच गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा एक खत्म हो गया। तुमने यहां देखा पूरा का पूरा एक खत्म हो गया, तो बी कितना तुम्हारा बन गया 50, क्योंकि एक मोल A1 से एक मोल तुम्हारा बी बनता था। तो अब तुम यहां देख रहे हो कि रेट तुम कैसे निकालते हो, डेल्टा एक्स। इसका डेल्टा एक्स कितना होगा, पहले 10 मिनट का डेल्टा एक्स कितना होगा तुम्हारा 26, दूसरे 10 मिनट का डेल्टा तुम्हारा कितना होगा 13, फिर ऐसे तुम 20 का 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट पे तुम रेट निकाल सकते हो। तो जब तुम किसी रिएक्शन को कराते हो, जब तुम यहाँ पे किसी रिएक्शन को करा रहे हो, तो तुम यहाँ देख रहे हो कि रिएक्शन कराने में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल है वो बढ़ रहे हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कैसे हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। समय के साथ तुम देख रहे हो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ पर नेगेटिव साइन को लगाते हो और प्रोडक्ट के आगे तुम क्या लगा देते हो, प्रोडक्ट के आगे तुम लगाते हो, प्रोडक्ट के आगे तुम लगाते हो पॉजिटिव। तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट। अब अगर तुम ऐसे भी देखोगे तो इसका स्लोप नेगेटिव है, ये जो लाइन है तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसलिए तुमने वहां नेगेटिव साइन लगाया, और इस वाली ग्रीन लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। जो ये ग्रीन कलर की लाइन है इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो एक का स्लोप नेगेटिव है और दूसरे का स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब तुमने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन के बीच में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, अब देखो यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट होगा, अब चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम रिक्वायर्ड, अब ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब तुम टाइम का यूनिट, अगर रिएक्शन तेज है तो सेकंड, थोड़ा नॉट रेट था तो मिनट या घंटे या दिन या साल, कुछ भी ले सकते हो। तो चेंज, अब चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोलारिटी और चेंज इन मोलारिटी। अगर तुमने कंसंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ वेसल को कांस्टेंट रखा, डब्बे की वॉल्यूम कांस्टेंट, यहां देखो तुम जब गैस में रिएक्शन करा रहे हो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये डब्बा कवर है, ये डब्बा कवर है, गैस इससे बाहर नहीं निकल रहे, मॉलिक्यूल इससे बाहर नहीं जा रहे, तो ये क्लोज सिस्टम है। चेंज इन मोलारिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोलारिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोलारिटी पर यूनिट टाइम। तो अब तुम इसे लिख सकते हो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। अब अगर तुमने टाइम सेकंड में लिया तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर डे। अच्छा, व्हाट इज ऐसा यूनिट, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हमने शुरू किया है। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेट, बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ रेट, क्या होगा बताओ मुझे खुशी, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेट। मान लेते हैं चित्रलेखा। सर मिलीलीटर पर सेकेंड। अब वर्ड अक्ल के दुश्मन, मिलीलीटर वॉल्यूम का यूनिट है, सेकंड, तो वॉल्यूम पर यूनिट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम रेट होगा मोल। नहीं यहां नहीं देखो नहीं। मोल, कुछ भी मत बोला करो, मोल मीटर -3 सेकंड इनवर्स। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर नहीं है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। अब तुम यहां देखो कि तुम्हारे पास तीन तरह के रेट आएंगे,
यहां पर तुम इस डायग्राम से तीन तरह के रेट निकालोगे। एक आएगा एवरेज रेट, एक आएगा इंस्टेंटेनियस रेट, तीसरा आएगा तुम्हारा इनिशियल रेट। किसी भी रिएक्शन में तुमसे पहले तीन तरह के रेट पूछे जाएंगे। तो एवरेज रेट के लिए तुम लिखते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये जो तुमने रेट निकाला, यहां देखो, ये जो तुम टाइम का इंटरवल लेके रेट निकाल रहे हो, तुम इस ग्राफ में ये जो टाइम का इंटरवल लेके तुमने रेट को निकाला है, ये देखो। अब मैं तुमको इस ग्राफ पे बात करूं, तो अब अगर मैं इस ग्राफ पे तुम्हें रेट की बात करने जाऊं, तो 0 से 10 का एक टाइम इंटरवल है, 10 से 20 का एक टाइम इंटरवल है, या 0 से 20, या 0 से 30, या 0 से 40, या 0 से 15, तुम किसी भी टाइम पे ले सकते हो। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में देखो, ये टाइम इंटरवल बड़ा होगा। एवरेज रेट इज लॉन्ग टाइम इंटरवल। इसमें क्या करते हो, लॉन्ग टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू लार्ज होती है। डेल्टा टी की वैल्यू लार्ज होती है तो तुम्हें इस बीच में, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट यूनिफॉर्म नहीं है, तो तुम्हें एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अब तुम्हें यहां पर एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज रेट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये सब तुमने 11th की फिजिक्स की शुरुआत में पढ़ा होता है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें रिएक्शन का रेट निकालना है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम रिएक्शन के रेट को निकालना चाहते हो। अब तुम जब रेट के इंस्टेंट को पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना चाहते हो, तुम क्या करोगे, तुम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब मैं यहाँ पे दो अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। दो अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं, कंसंट्रेशन टाइम। रिएक्शन तुमने ले लिया ए से बी, तुम्हारा रिएक्शन है ए से बी। अब तुम्हारा ए से बी एक रिएक्शन है, बस एक जन तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो रेट देगा। रेट इज calculated from slope of concentration versus टाइम ग्राफ। अब तुम्हारे पास एक चीज क्लियर हो गई है कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें रेट देगा, और ये रेट तुमने ऐसे निकाला। देखो, ये रेट तुमने ऐसे निकाला, तो रिएक्टेंट के लिए ऐसा हो गया। अब अगर ये 0 से शुरू हुआ तो मतलब शुरू में कोई प्रोडक्ट नहीं था, और ये प्रोडक्ट बी के लिए हो। अब मैंने दोनों ग्राफ अलग अलग कर दिए। अब देखो, इसमें तुम ये टाइम इंटरवल अगर बड़ा रखोगे तो ये कहलाएगा तुम्हारा एवरेज। इसका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले वाले का स्लोप नेगेटिव है क्योंकि वो ऊपर से नीचे उतर रहा है। इसलिए तुम रेट में प्लस और माइनस साइन लगा देते थे। इससे तुम्हें अब कुछ नहीं पता लग रहा कि ये प्लस है कि माइनस है, बस ये एवरेज अभी रेट लिखा है। अब ये टाइम इंटरवल छोटा हो जाए, ये टाइम इंटरवल अगर छोटा हो जाए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट को प्लॉट करोगे, जब तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं भी एक टेंजेंट को प्लॉट करोगे, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। जब तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे मिलता है तुम्हें, तो एवरेज रेट इज स्लोप। एक्चुअली एवरेज रेट इज स्लोप ऑफ लार्ज इंटरवल, बड़े इंटरवल का एवरेज स्लोप। दिस इज एवरेज स्लोप ऑफ रिएक्शन। अब तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तुम एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ रेट निकालने के लिए, तो इनिशियल रेट, अभी हम बात करते हैं इनिशियल रेट क्या है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट इज, टेंजेंट, टेंजेंट ऑन, 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 टें
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जब तुम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पर, जब तुम कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ पर एक टेंजेंट को डाल देते हो तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे तुम जो dx बाय dt लिखोगे वो नेगेटिव साइन से आएगा, और इस पॉइंट पे dx बाय dt जो आएगा वो कौन सा साइन से आना है? पॉजिटिव। अब तुम तो मैथ्स वाले हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तुम इसको ऐसा लिख दो। तो जब तुम dx अपॉन dt लिखते हो तो तुम्हारा कौन सा रेट आता है? dx अपॉन dt इज इंस्टेंटेनियस रेट, एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब यहां पर मैं एक टर्म लेके आ रहा हूं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट। तो इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट डालो, इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट डालो, इनिशियल रेट टेंजेंट एट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? व्हेन t इज इक्वल टू 0। जब तुम्हारा t 0 है उस जगह का जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, जब तुम्हारा t 0 है उस जगह का जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, दैट इज नोन एज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक की क्लास से तुम क्या समझ पाए? तुमको ये सब कुछ मैथ्स या शुरू में पढ़ा होगा। अगर तुमने एक रिएक्शन लिया ए से बी, अगर तुम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हो तो ये तुम्हारा एवरेज रेट है। ये कौन सा रेट है तुम्हारा? एवरेज रेट। अब अगर इसमें माइनस लगाओगे तो ये एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अगर तुमने इसे प्लस से लिखा तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस। ध्यान से समझना, तुम गलती करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, थ्योरी में नहीं। अब अगर तुमने कहीं पे माइनस डी एक्स बाई डी टी लिख दिया, माइनस डी एक्स बाई डी टी, तो ये इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अगर तुमने कहीं प्लस डी एक्स बाई डी टी लिखा, प्लस डी ए बाई डी टी, डी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस। अब अगर तुमने रेट में दो ऑपरेटर, अगर तुमने डेल्टा ऑपरेटर का उपयोग किया तो एवरेज, और डी ऑपरेटर का उपयोग किया तो इंस्टेंटेनियस। अगर तुमने डी ऑपरेटर का उपयोग किया तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो कंसंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ को, अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन को नापो और उसे एक ग्राफ में डालो। उस ग्राफ में अगर तुम टेंजेंट डाल दोगे तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर तुम यहाँ पे दो रिएक्शन लेके चल रहा हूं, देखो अब मैं यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन ला रहा हूं, दो इमेजनरी रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है और दूसरा रिएक्शन जिसमें ए से 2b बन रहा है। अब देखो तुम दो अलग अलग ग्राफ को देख रहे हो, दो अलग अलग रिएक्शन को देख रहे हो, इंडिपेंडेंट है। ये एक रिएक्शन है, यहां पर चलो ए और बी से कंफ्यूजन होगा तो पी और क्यू लिख लो। पी से 2q बन रहा है, पी से 2q बन रहा है। तो अब इस वाले रिएक्शन देखो, ए से बी बना है, तो जब तुम माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखो, तुम प्लस डी बी अपॉन डी टी लिखो, माइनस डीपी अपॉन डी टी लिखो, माइनस डीपी अपॉन डी टी, माइनस डीपी अपॉन डी टी, डीपी पी मतलब रिएक्टेंट, टी प्लस डी क्यू अपॉन डी टी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। व्हाट डज स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट? अब देखो ये जो तुमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है दैट इज मोलार कंसंट्रेशन। ये तुमने 11th क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर को तुम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो और अगर वो कंसंट्रेशन जैसी चीज दिखाता है तो वो मोलार कंसंट्रेशन। अब देखो ये जो है ये है रेट
ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू। तुमने दो रिएक्शन यहां ले लिए। अब देखो दोनों, इसमें ए के आगे 1 है और यहाँ बी के आगे भी 1 है, तो ये दिखाता है कि जितनी स्पीड से ए जाता है उतनी स्पीड से बी बनता है। ए के जाना और बी का आना बराबर है, तो अब एक यूनिक रेट, हर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा पहले वाले में, मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा आर ओ आर, या इसे आर लिख दूंगा। अब चाहे मैं इसके रिस्पेक्ट में नापूं या मैं दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में नापूं, मेरा रेट सेम आएगा, क्योंकि ए और बी के कोएफिशिएंट सेम है, तो जितना ए कम होगा उतना ही तो बी बनेगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। पर दूसरे रिएक्शन में देखो, जितनी स्पीड से ए जाता है उसकी डबल स्पीड से क्यू बनता है। मतलब अगर एक समय में एक पी के 2 मोल कम होंगे तो उतने ही समय में क्यू के 4 मोल बनेंगे। अगर पी के 10 मोल कम होंगे तो बी के क्यू के 20 बनेंगे। अगर पी के 40 कम होंगे तो क्यू के 80 बनेंगे। तो जितना पी कम होगा उसका डबल क्यू बनेगा। अब इसमें यूनिक रेट लाने के लिए, अब इसमें यहाँ पे यूनिक रेट लाने के, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस dp अपॉन dt, ये तो ठीक है। पर अब q वाली जो टर्म है, इसके रेट को, ये दोनों कब एक दूसरे से बराबर होंगे? अब मुझे बताओ कब q का बनना, कब q का बनना और p का जाना एक दूसरे के बराबर होगा? कब q का बनना या हाँ कब होगा? जब एक कम होगा और एक बढ़ेगा। अबे तो वो तो p कम हो रहा है और q बढ़ रहा है, पर कब बराबर होगा? सर जब Q हाफ हो जाएगा। बस ये तुमने सही बात कही। जब Q का बनना, जब Q का बनना अपने अपीयरेंस डिसअपियरेंस का आधा हो जाए, जिस स्पीड से Q बन रहा है वो आधा हो जाए, तो तुम रेट ऑफ रिएक्शन को यूनिक रेट। अब देखो तुम्हारे पास 3 तरह के रेट होंगे। ये जो तुम कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ नापते हो, ये तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस देता है। देखो मैंने ऊपर सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस या चैप्टर शुरू करते वक्त सिर्फ वर्ड बोला था रेट, सिर्फ एक वर्ड बोला था रेट, फिर यहां पे बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस, फिर यहां पे बोला रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रिएक्टेंट को डिसअपियर करोगे तो माइनस, प्रोडक्ट को अपीयर करोगे तो प्लस, रिएक्टेंट तुम्हारा डिसअपियर होगा तो माइनस, प्रोडक्ट अपीयर होगा तो दैट विल बी विद पॉजिटिव साइन। प्रोडक्ट के लिए कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव साइन के साथ, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन। अब देखो तुम्हें एक जनरल रिएक्शन, एक जनरल होमोजीनियस रिएक्शन, अब तुमको यहां पे ध्यान रखना रिएक्शन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? वन फेज रिएक्शन। या तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस होंगे या वो सब लिक्विड होंगे और वो एक दूसरे में मिल जाएं। वो लिक्विड होंगे और वो एक दूसरे में मिल जाएं। अब अगर तुमने एक रिएक्शन लिया, अब तुमने एक जनरल रिएक्शन लिया ए बी बी will give you CC प्लस डी। अब तुमने एक जनरल रिएक्शन लिया जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और छोटा है छोटा बी उनके कोएफिशिएंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, छोटा सी छोटा डी उनका कोएफिशिएंट है। अब तुमको यहां पर देखो क्या क्या होगा, अब तुम यहाँ पे देखो क्या क्या होगा, क्या क्या तुम यहां से समझोगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या होगा, क्या क्या तुम समझोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्टॉच। अब अगर तुमने कहीं माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखा, देखो अगर तुमने माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखा तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए।
अगर तुमने माइनस dB अपॉन dt लिखा तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, क्योंकि यहाँ दो ही रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों के लिए तुमने माइनस लिखा। अब अगर तुमने कहीं लिखा प्लस dc अपॉन dt, dc अपॉन dt, तो ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, बड़ा है मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस। अब अगर कहीं तुमने dd बाई dt लिखा तो ये आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो पहले तुमने चार अलग अलग तरह के रेट निकाले, तुमने पहले चार अलग अलग तरह के रेट निकाले। इसमें दो के आगे माइनस है, दो के आगे प्लस है, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है ए और बी, दो प्रोडक्ट है सीओडी। एक इमेजिनरी रिएक्शन लिया जिसमें उनमें आगे छोटा है, छोटा भी मतलब वो कोएफिशिएंट है, कितने कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अब इनको जोड़ के तुम्हें एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इन्हें जोड़कर तुम एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर तुमको रिएक्शन नहीं दिया तो तुम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, अगर तुमको रिएक्शन नहीं दिया तो तुम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। अब तुम क्या करो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को ए से डिवाइड करो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को बी से डिवाइड करो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को सी छोटे वाले सी से डिवाइड करो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी को छोटे डी से डिवाइड करो। अब तुम इन रेट की वैल्यू, ये रेट की वैल्यू कहां से आएगी, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से। जब तुम इनको इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही एक दूसरे के बराबर होंगे ये कहलाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। जब तुम अपीयरेंस या अगर तुमको अपीयरेंस या डिसअपियरेंस निकालना है तो तुम्हें बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें रेट निकालना है तो तुम्हें बैलेंस रिएक्शन चाहिए। तुम यहां से दो चीज समझना है, तुम्हें 1 2 3 4 निकालना है और ये पांचवा है। अब देखो 1 2 3 4 के लिए रिएक्शन की जरूरत है, सिर्फ ये मालूम हो चाहिए कि क्या रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट था, बैलेंस नहीं करना। पर अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो तुम्हें बैलेंस रिएक्शन चाहिए। अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो तुम्हें यहां पर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए होगा। अगर तुमको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब यहां से तुम बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, देखो अगर अब तुम यहां से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो तो ये होगा आर माइनस 1/a डी अपॉन डी टी माइनस 1/b डी अपॉन डी टी प्लस 1/c डी अपॉन डी टी प्लस 1/d डी अपॉन डी टी। तो तुमने रेट को निकाल दिया, तुमने यहां पर रेट को निकाल दिया, यू कैलकुलेटेड द रेट ऑफ रिएक्शन, यू कैलकुलेटेड द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर तुमने रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल दिया है। तो तुमने रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला, किसी रिएक्शन के लिए तुमने किसी रिएक्शन के लिए उसके कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ के को प्लॉट किया। उस ग्राफ पर तुमने अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज रेट कहलाएगा, टेंजेंट डालते जाओगे हर पॉइंट पे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। यूनिट ऑफ रेट होगा मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, जब तक वॉल्यूम बेसिकली रेट होता है चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मोलार कंसंट्रेशन। number upon volume, number of molecule upon volume is molar concentration. Number of mole upon volume will be your molar concentration. अब यहां से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, तुम उनको सॉल्व करोगे, मैं ही तुम्हें सॉल्व कर करके दिखाता जाऊंगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल सकेंगे तो वो भी सुधार लेंगे। पहले मैं एक मिनट इसको करे बोल्ड कर लूं जिससे वो तुम्हें विजिबल हो जाए। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लें।
ध्यान से देखो, अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है, पहले एग्जाम के आए हुए भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ बन नहीं है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज R1। अब तुमको यहाँ दिया है कि ए के डिसअपियरेंस का रेट कितना है R1, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज दिस। अब देखो तुम यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, माइनस DA/dt। ये क्या कहलाता है माइनस DA/dt, जल्दी बताओ। माइनस Rate of DA/dt, dis रेट rate of ऑफ disappearance of A. ए, वेरी गुड। और DB/dt क्या कहलाएगा, DB/dt क्या कहलाएगा, Rate रेट। of appearance Rate of of B. appearance of B. अब इस क्वेश्चन में, अब देखो इस क्वेश्चन में इनने इसको बोल दिया है कि ये R1 R2 है। अब क्वेश्चन ने खुद तुमको लिख के दिया है कि ये चीज R1 है और ये चीज R2 है। तो R1 और R2 में क्या संबंध है, तो तुम जानते हो R1/5 इज इक्वल टू R2/3 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुम रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, अगर तुम उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो वो एक बराबर हो जाएंगे। तो अब रिजल्ट यहां पर क्या बन गया, -1/5 DA/dt इज +1/3 DB/dt। इस वाले से तुम्हारा आंसर आ गया 3R1 इज इक्वल टू 5R2। 3R1 इज इक्वल टू 5R2। अब देखो यहां पर दिया हुआ है रेट ऑफ disappearance, rate of reaction, rate of reaction, the rate of disappearance of hydrogen is calculate the rate of reaction। अब तुम यहाँ पे rate of reaction नहीं निकाल सकते हो, देखो यहाँ आंसर दिया है गलत है, तुम यहाँ पर rate of reaction नहीं निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें रिएक्शन ही नहीं मालूम है। क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं मालूम है कि रिएक्शन क्या है। यहां पर तुम्हें रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए तुम फर्स्ट पार्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 6 × 10⁻⁻, दिस। कुछ तो गड़बड़ आया है। अच्छा, यहां पे मैं तुम्हें रिएक्शन दे दूं, देखो क्या गड़बड़ है ये मिसिंग क्वेश्चन में, मैं तुम्हें यहाँ पे रिएक्शन दे दूं। I write the reaction N2 plus 3H2 will give you 2NH3। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये तुमसे सॉल्व हो जाएगा कि तुम्हें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसमें तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, सब कुछ हो जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी नीट में पहले आया था, तो तुमसे सारी चीजें बन जाएंगी। देखो मैंने तुमसे क्या बोला है, तुमको यहाँ दिया है रेट ऑफ, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा तुम करोगे, दूसरा वाला पहला और दूसरा मैं करूंगा, तीसरा वाला तुमको करना है। इसे ध्यान से देखना है। क्लास बहुत छोटी सी है, बहुत ही कोई कंसेप्ट नहीं, एक ही चीज पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन, एक ही चीज को। अब तुम्हें देखो ये रिएक्शन है N2 + CH2, ये रिएक्शन दिया होगा, तुम्हें दिया क्या, व्हाट इज गिवन। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिया है, -DH2/dt इज 6 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही दिया हुआ है, देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही दिया है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, अब तुमको यहां से निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ रिएक्शन, तीन चीजें निकालनी है। देखो सबसे पहले अब तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा, तुम रिएक्शन को देखो। N2 ये तुम्हें दिया है, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। तो अब तुम यहां पर देखो क्या करोगे, -D/dt ऑफ N2 -1/3 D/dt ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1/2 D/dt ऑफ अमोनिया। बन गया ये रिजल्ट। अब DH2/dt की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी दी है,
ये इस इक्वेशन में रख दो। तो ये वैल्यू दी है तुम्हें -1/3 into 6 into 10 to the power -6 mole per liter per second. 1/2 d by dt of ammonia minus d by dt of N2. अब तुम यहां से देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन। व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, यही आएगा। ये जो नंबर बीच में लिखा है यही नंबर होगा तुम्हारा रेट, और तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन विच इज 2 into 10 to the power -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 2 into 10 to the power -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं, सर माइनस होगा ना? देखो माइनस ही साइन आएगा, तो अपन ने माइनस वहां पे डिसअपियरेंस लिख दिया ना। देखो जब मैंने ऐसा, देखो यहाँ पे तुमको समझना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब -dN2/dt। जब ये माइनस है तो ये वाला रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। देखो जब तुम वर्ड में बोलोगे, यहाँ पे 2-3 चीजें समझ, अगर तुम वर्ड में बोलोगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो माइनस में, रेट ऑफ डिसअपियर होना मतलब खत्म होना मतलब माइनस। तुम जब मैथ्स की लैंग्वेज में लिखोगे तो तुम लिखोगे -d/d/N2, और यहां तुम बोलोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 2 into 10 to the power -, तो यहाँ पे अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि दिस इज द आंसर टू दिस थिंग। ठीक, व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया हो गया 2 into 6/3, 12/3, दैट इज 4 into 10 to the power -6, और यही तुम्हारा रेट हो जाएगा, यही तुम्हारा यूनिक रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, इसमें भी तुमको रिएक्शन नहीं दिया, मैं रिएक्शन दे दूं, रिएक्शन देना चाहिए। H2O2 liquid will give H2O liquid plus 1/2 O2 gas। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बाकी कुछ भी सॉल्व करने के सारे तुमसे बन जाएंगे। अगर तुमने ये वाला कर लिया, देखो मैं हर साल ये क्वेश्चन कराता हूं या इस जैसा एक क्वेश्चन कराता हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इतना दिया है, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, जल्दी निकालो। कितना आ रहा है आंसर? देखो आंसर गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर सही गलत क्या चेक करने का है। सर 3.2 ग्राम पर सेकेंड। 3.2 ग्राम किसने निकाला ये शानदार आंसर, मुझे बताओ किसने निकाला ये? सर गलत है। अरे किसने निकाला, वो तो नाम तो बोलो सर अपना। शिवम। एक नंबर का गलत आंसर है, जो लिखा है वही सब सही है, जो यहाँ पर लिखा है वही अंतिम सत्य है। सबसे पहले तुम यहाँ पे रिएक्शन देखो, सबसे पहले तुम यहाँ पर रिएक्शन देखो। देखो तुमने वही गलती की जो एक गधा टाइप बच्चा करता है, H2O2 लिक्विड विल गिव यू 2 गैसियस, ये तुमने यहाँ पे लिख दिया। अब -d/dt of H2O2 is -d/dt of H2O plus 1/1/2 d/dt of O2, d/dt of O2। अब तुम्हें दिया रेट, अब तुम्हें गिवन रेट ऑफ अपीयरेंस को पढ़ाया, प्लस d/dt ऑफ O2, ये दिया है 6.4 ग्राम पर सेकेंड। अब तुमको इसे मोल में बदलना होगा, तो तुम इसी चीज को ऊपर और नीचे मोल से मल्टीप्लाई और मोल से डिवाइड। रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक जो कोई रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के मोल से कंबाइन करते हैं और उसी मोल के रेशियो में बनाते हैं। तो अब
अब तुमने ऊपर मोल लिख लिया, नीचे ये, अब तुम नीचे वाले को लिखो 6.4 ग्राम पर सेकेंड मोल। एक मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम, तो इस ग्राम से ये ग्राम हो गया कैंसिल। अब तुमको यहाँ पे देखना है, देखो तुम्हें यहाँ पे यूनिट दिया था ग्राम, बस इतना सा था ग्राम, तो ये आ गया तुम्हारा 6.4 अपॉन 32 मोल पर सेकेंड। अब तुम यहां पर, अब देखो, अब तुम इस पॉइंट पे क्या करने वाले हो, अब तुम ये रिलेशन यूज करो। तुम्हें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब देखो, अब तुम इस रिलेशन को यूज करो, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, तो इन दो को यूज करने पर तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे -d/dt ऑफ H2O2 अब d/dt ऑफ O2, ये तुम्हारा d/dt ऑफ O2 यूनिट है मोल्स पर लीटर। यहां लिखोगे तुम 2 इंटू 6.4 अपॉन 32 मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, ये तुमने लिख दिया। यहाँ पे तुमने लिखा 32 मोल पर सेकेंड। अब तुमको यहाँ पे इसे वापस ग्राम में, अब तुम इसे वापस ग्राम में बदलना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.4 अपॉन 32। अब यहां लोगे तुम H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34 द मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां तुम H2O2 की कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, अब उसे वापस ग्राम में बदल रहे हो, ग्राम पर सेकेंड। और ये जो तुमने ग्राम पर सेकेंड में H2O2 की कंसंट्रेशन को निकाला है, ये आ जाएगा 13.6। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 13.6 ग्राम पर सेकेंड। समझ में आया? ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया या ऑक्सीजन, ये दिया था तुम्हें ग्राम पर सेकेंड। किसमें दिया था बेटा? ये ग्राम पर सेकेंड, जिसे तुमने मोल पर सेकेंड में बदला और वहां से तुमने फाइनल कैलकुलेशन की। अब ये फोर्थ वाला तुम्हारे पास होमवर्क है। फोर्थ में मैं तुम्हें रिएक्शन लिख दे रहा हूं, N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नहीं आएगा। पांचवा वाला मैं हटा दे रहा हूं, किसी काम का नहीं। छठवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा। नाउ सेवंथ इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अभी सेवंथ समझाता हूं। Seventh is a very, very good question. Eighth is very, very good question. अब अगर ये तुम होमवर्क में सॉल्व करोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे डाउट आने पे बता दूंगा, पर 2 ही क्वेश्चन होमवर्क। अब तीसरा ये तो हो गया, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। 10th अभी करा, तो 10th अभी नहीं पढ़ाया, वो अभी मैं क्लास में होमवर्क बनेगा, पर आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। इसकी थ्योरी मैं तुमको अभी क्लास में बता दूंगा। अब देखो तुम्हारे पास एक 12th क्वेश्चन है, यहां पर तुम्हारे पास एक 12th क्वेश्चन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब मैंने एक मैथ्स का इक्वेशन बना दिया, C इज इक्वल टू, मैंने इक्वेशन लिया, C इज इक्वल टू 3 - 3t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर। अब कैलकुलेट द रेट ऑफ इनिशियल रेट। अब जब तुम इनिशियल रेट के लिए क्या करोगे, अब देखो तुम्हें मालूम इनिशियल रेट के लिए, फॉर इनिशियल रेट कैलकुलेट dc अपॉन dt at time t is equal to 0. Calculate initial rate, calculate the initial rate dc upon dt when time t is equal to 0. Calculate the initial rate when dc this. अब तो तुम कर सकते हो, तो जब तुम इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें dc अपॉन dt और टाइम को 0 रख के, तो तुमने dc अपॉन dt करा, तो यहां पर तुम्हारा dc अपॉन dt क्या आ गया? dc अपॉन dt इज 0 - 3 प्लस 10t। अब इनिशियल रेट क्या हो गया? तो दिस विल बी इक्वल टू 0 - 3 प्लस 10 इंटू 0, दैट विल बी 3।
मोल पर लीटर, यहां पर उसका यूनिट देगा मोल पर लीटर। एंड एट टाइम t is equal to 2 seconds, dc upon dt time t is equal to 2, 0 minus 3 plus 10 into 2 plus 10 into 2, so that will be 17, that will be 17 mole. This will be rate of reaction. This will be a rate of reaction which you can calculate by using this expression. अच्छा, अब और तुम्हें बता दो, क्या सर रेट हमेशा मोल पर लीटर है? नहीं। अब तुम यहां पर देखो, अगर एक गैसियस रिएक्टेंट है, अगर तुम्हारे पास एक गैसियस रिएक्टेंट है, सपोज देखो मैंने तुमको यहां पे लिखा ए विल गिव यू बी, इसका रेट होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन है, इस केस में ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है। तुमको अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखनी है, यहां पर तुम्हें एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस की जब तुम बात करते हो तो क्या है। अब यहां पर मैंने लिखा गैसियस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन लिखा? गैसियस रिएक्शन, मतलब सारे रिएक्टेड प्रोडक्ट गैस में है। अब गैस के लिए इक्वेशन लगता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो तुम यहां लिखोगे P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, तो तुम यहां लिखोगे P इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू आर टी, P इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू आर टी। अब अगर ये A के लिए, अगर अब तुमने ये A के लिए लिखा तो ये A के मोल्स, तो ये आ जाएगी A की कंसंट्रेशन, तो तुम इससे A की कंसंट्रेशन को लिख सकते हो P अपॉन आर टी, तुम इससे A की कंसंट्रेशन को लिख सकते हो P अपॉन आर टी, तो तुम्हारा माइनस डी ए अपॉन डी टी देखो क्या हो गया, माइनस डी ए अपॉन डी टी क्या हो गया देखो, अब माइनस डी ए अपॉन डी टी इज माइनस डी। अब ए की जगह लिख दो तुम P बाई आर टी, ए की जगह तुम यहां लिख दो P अपॉन आर टी। रिएक्शन के लिए T कांस्टेंट होगा और R तो हमेशा ही कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन आर टी dP अपॉन dt। अब आप देखो ये वाला रेट और ये वाला, इन दोनों के यूनिट बराबर हैं, इसका यूनिट भी होगा, इस पूरी टर्म का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट होता है मोल। डायमेंशनली दोनों बराबर हैं, डायमेंशनली दोनों बराबर हैं। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे dP अपॉन dt लिखूं, देखो अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ dP अपॉन dt लिखूं, दैट इज चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। अब प्रेशर के दो यूनिट बहुत सारे हैं, पास्कल है, टॉर है, बार है, एटमॉस्फेयर है, 760 ऑफ मर्करी राइज उसमें। तो ये अगर अपन ने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिया तो ये एटमॉस्फेयर पर सेकंड, अगर तुमने बार लिया तो बार पर सेकंड या पर मिनट, अगर तुमने mm ऑफ मर्करी लिया तो mm ऑफ मर्करी पर सेकंड पर मिनट। अब देखो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर देखो इसे माइनस डी बाई डी टी। अब तुम ए की कंसंट्रेशन को लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वी, ये तुम्हारा हो गया माइनस 1 अपॉन वी डी एन ए अपॉन डी टी। बेसिकली रेट तो यही होता है, चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम को तुम कांस्टेंट लेते हो इसलिए तुम इस चीज को ऐसा लिख देते हो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम। अब देखो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए रेट, व्हाट इज द यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा पूरी टर्म का, इस पूरी टर्म का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाँ, पर अब अगर तुमने कहीं ऐसा लिख दिया dn अपॉन dv, देखो अब अगर तुमने dn अपॉन dv लिखा, अगर तुम कहीं लिखते हो dn अपॉन dv, दैट विल बी चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम। जनरली तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो, तो ये वॉल्यूम बाहर आ गई, v जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, ये जो मैंने रेड कलर से तुमको v हाईलाइट करके दिखाया है ये कांस्टेंट है, और इस v के कारण तुम यूनिट
बोल देते हो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। अब मैं तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो तुम्हारे पास मैंने क्वेश्चन उठाया ये वाला, कैलकुलेट द, बड़ा सा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट का है। देखो यहां पर तुम्हें लिखा है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज रिड्यूसेस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो पता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यहां लिखा है डीपी अपॉन डी पी एच टू अपॉन डी टी इज एवरेज चेंज लेके चल रहा है 2 एटमॉस्फेयर टू 1.2, 1.2 माइनस 2 अपॉन 50 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.8 अपॉन 50 एटमॉस्फेयर पर मिनट, पर मिनट। मैंने ये यूनिट अपने मन से लिखा, उसने यहाँ पे लिखा है 50 मिनट, तो पर मिनट में निकाल दिया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस प्रेशर, तो ए पार्ट सॉल्व, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ATM पर मिनट। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट इन मोलारिटी पर सेकेंड, तो तुम जानते हो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहां पर तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लगाया, थोड़ा स्लो, अब यहां देखो pressure of hydrogen into volume is number of moles of hydrogen into RT। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा NH2, अभी जो थोड़े पहले डिराइव किया VRT विच इज इक्वल टू CRT। तो तुम dP अपॉन dt को, अब तुम देखो यहां पर तुम dP अपॉन dt को अब तुम देखो dP, यहां तुम क्या लिख सकते हो, dP अपॉन dt इज DH2, यहां पे तुम H2 लिख दो, H2 की कंसंट्रेशन RT अपॉन DT, ये हो गया RT DH2 अपॉन DT, तो DH2 अपॉन DT इज DT। अब यहां देखो तुमको dP अपॉन dt की वैल्यू दी है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ATM पर मिनट, 1/RT की वैल्यू 1/RT। अब आप देखो T, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, टेम्परेचर दिया हुआ है 25, कितना दिया 25, तो इससे तुम लिखो 298, यू राइट इट एज 298। जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगी, तो इसकी वैल्यू 0.0821, 0.0821। ये सॉल्व करके 0.0821 ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.09, 1.0 माइनस 1.09 माइनस 1.09 माइनस 1.09, तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो जो आंसर दिख रहा था ऊपर, कितना दिख रहा था 1.09, 10 टू माइनस 4 मोल पर लीटर। और उसके बाद उसने बोला इसे सेकंड में, तो नीचे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये एटमॉस्फेयर मिनट में था और ये वाला आंसर पर सेकंड में आ गया, ये मिनट में था और ये वाला आंसर किसके अंदर आ गया, तो ये वाला आंसर तुम्हारा सेकंड के अंदर आ गया है। अब ये लिखा हुआ थोड़ा ओवरलैप हुआ, तो तुमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न भी करेंगी। तुमने अब रेट तो निकालिया, तो रेट तुमको इतना समझ में आएगी, तुम्हें रेट लिखना है मोल पर लीटर पर सेकंड। अब किन चीजों पे रेट डिपेंड करेगा, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का रेट किन किन फैक्टर्स पे, मैं तुमको शुरू में बताया था कि इस चैप्टर में तुम्हें रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट और मैकेनिज्म। तो अगली क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग है, बेहद इंटरेस्टिंग मैथ्स की क्लास, और एक तरह का क्रिएशन सोल्यूशन में तो हम फंस गए थे क्योंकि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, उसमें केमिस्ट्री थी। अब तुम यहां पे बात कर रहे हो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला आया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहला आया तुम्हारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
तो भाई तुम यहाँ देख रहे हो रिएक्टेंट में आयोनिक रिएक्शन तेज होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन धीरे और तेज दोनों हो सकते हैं। तो तुम्हें रिएक्शन डिपेंड करेगा कि कितने बॉन्ड को तुम तोड़ रहे हो। एक्चुअली नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो तुम बॉन्ड को तोड़ते भी हो और बॉन्ड को बनाते भी हो। तुम एक रिएक्शन में बॉन्ड को तोड़ते हो और एक बॉन्ड को तुम बनाते हो। तो बॉन्ड का टूटना और बनना, तो कितना मजबूत बॉन्ड तुम तोड़ रहे हो। अगर मजबूत बॉन्ड तोड़ोगे तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सेकंड, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन, जनरली मोर इज द कंसंट्रेशन फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ज्यादा, तो जितनी ज्यादा जनरली, पर हमेशा नहीं, पर बोलो जनरल एक इंप्रेशन है, मोर कंसंट्रेशन मोर विल बी द collision between the molecule and more will be the probability of happening the reaction, so faster will be the rate of reaction. Gases के केस में pressure in case of gas, अब तुम जानते हो कि गैस के लिए भी हम बार बार डिराइव कर रहे हैं कि pressure is directly proportional to concentration, pressure is directly proportional to concentration. अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर। लगभग देखते हो रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाता है। क्यों बदलता है, तो ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट नाम की चीज आएगी अगली क्लास में, वो बदल जाती है। कैटेलिस्ट, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैं यहां भी स्टार लगा दे रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। कैटेलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अब जरा बहुत बहुत शॉर्ट में देखो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जनरली हेट्रोजीनियस रिएक्शन में, जनरली हेट्रोजीनियस रिएक्शन में सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तुमको देखा, अगर एक ये इतना बड़ा पैन है, अगर तुम्हें इसे जलाना है तो ये टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम, पर इसे काट काट के तुम छोटा कर दो तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तुमने देखा होगा बचपन में कहीं पे अगर इंक गिर गई तो तुम चौक लगाते थे, चौक लगाओ या चौक का पाउडर, चौक का पाउडर इज मोर इफेक्टिव। अगर तुम एक वुडन लॉग को जलाना है, मैंने बताया, या पेन का वो एग्जांपल, तुम ऐसे देखो, जो तुम कैप्सूल लेते हो ना, तो क्यों कैप्सूल फॉर्म में तुमने दवाइयां बनाई, क्योंकि कैप्सूल जो है वो जिलेटिन का बना है, जैसे ही वो हमारे पेट में जाके डिसॉल्व होता है, अंदर पाउडर फॉर्म में दवाई तेजी से फैलती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो लार्जर सरफेस एरिया, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज फॉर, that will be for heterogeneous reaction, that will be for heterogeneous reaction. अब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन में मतलब वो रिएक्शन जो लाइट से होते हैं, वो रिएक्शन जो लाइट से होते हैं, rate is directly proportional to intensity of photon absorbed. Beer-Lambert law. This is your Beer and Lambert law. This is your Beer and Lambert law. The rate of reaction is directly proportional to intensity of radiation absorbed. तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर तुम्हारा रेट निर्भर करता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे तुम्हारा रेट निर्भर करता है। अब अगर तुम यहाँ पे देखो कुछ और भी फैक्टर छोटे मोटे, पीएच ऑफ मीडियम, पीएच ऑफ मीडियम, इनकी हम बात नहीं करते, पर ये भी कुछ सेकेंडरी फैक्टर या प्राइम बहुत है जहां रेट को बदलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट, ये भी हमको नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैसे रेट बदलता है पूछने वाला। और मैं पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर पोलर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पोलर चार्ज स्पीशीज, अगर कोई चार्ज आयन है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड फॉर पोलर, और मैग्नेटिक फील्ड फॉर पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो रेट को बदलेंगे। हमें इनमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर तो जो है ये वाला एक, हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी नहीं कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, क्या हो रहा है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है वो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट। कैसे कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये आने वाली क्लासेस में। अब अभी हम रेट की बात करें।
अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, एलिमेंट्री, मॉलिक्यूलरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और फिर हम काइनेटिक्स के अंदर एक एक ऑर्डर के रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो अब तुम्हें इतना ध्यान रखना है आज की क्लास से ये जो होमवर्क है, ये जो पीडीएफ में दिया हुआ होमवर्क है, ये तुमको सॉल्व करना है। अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, पर अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आना है न्यूमेरिकल। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एक एक करके सॉल्व कर लो। मुश्किल से 5 मिनट का होमवर्क है। तो मैं क्लास को यही पर रोक रहा हूं। किसी को कोई डाउट आया आज की क्लास में? शिवम, क्या जी? कैटलिस्ट कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में मिलाते हैं और वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट जनरली बाहर से मिलाया हुआ वो पदार्थ होता है, वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। जैसे यहां तुम देख लो, पहले 13.6 ग्राम पर सेकेंड था, पर कोई चीज मिलाने से ये रेट 15 ग्राम पर सेकेंड या 20 ग्राम पर सेकेंड या 50 ग्राम पर सेकेंड या 100 ग्राम पर सेकेंड हो गया, तो तुम बोलोगे वो कैटलिस्ट का काम कर गया है। तो वो जो मिलाने पे, वो जो रिएक्शन में मिलाने पे रिएक्शन, अब वो कैसे काम करता है वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ पूछना है? सर नहीं जो सर। जैसे इंस्टेंट रेट का जो ग्राफ है टेंजेंट वाला, वैसे इनिशियल रेट का भी है? इनिशियल रेट तो कुछ होगा नहीं है। देखो तुम इनिशियल मतलब बिल्कुल शुरू में, अगर तुम इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, देखो ये जो पॉइंट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, देखो ऊपर बिल्कुल टॉप पे जो पॉइंट दिख रहा है 50 के बाजू में, अब अगर तुम यहां पर एक टेंजेंट डालोगे तुम्हें इनिशियल रेट मिल जाएगा, या यहां पर एक टेंजेंट डाल दो, तुम कहीं भी डाल दो। तो इनिशियल पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट, हर पॉइंट पे तुम टेंजेंट प्लॉट करके देख सकते हो। इस ग्राफ में कहीं पे भी तुम टेंजेंट को प्लॉट करो तो उस पॉइंट का रेट मिलेगा। इस इस ग्राफ में तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो वो तुम्हें एक रेट देगा और वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या कभी ये कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है क्या? कभी कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ ऐसा हो सकता है लीनियर? Is it possible for a concentration time graph to be linear? देखो जनरल ऐसा होता है, जनरल ग्राफ ऐसा होता है। ये स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है जिससे मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ये एक स्पेशल केस है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। concentration is directly proportional to time, so concentration time graph for reactant or product will be a straight line falling to a time axis, straight line dropping to a time axis। और कुछ पूछता है? नो सर। चलो तो अब मैं क्लास को एंड करूं, किसी को डाउट है? सर मैं तुमको इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में सर एक डिफरेंस बता दीजिए छोटा सा। अबे इंस्टेंटेनियस मतलब, मैंने आज क्लास शुरू की 7:15 और अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया 8:43 तक, 8:43 PM तक पढ़ाया। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैंने 7:15 से 7:30 के बीच में क्या पढ़ाया, 7:30 से 8 के बीच में क्या पढ़ाया, 8 से 8:15 के बीच में क्या पढ़ाया, 8:15 से 8:45 तक क्या पढ़ाया, या 8 से 8:45 तक क्या पढ़ाया। तो ये इसमें जो भी पढ़ाया वो एवरेज होगा। पर अब मैं तुमसे बोलूं कि 8:40 पे मैंने क्या पढ़ाया, या मैं बोलूं 8:15 पे क्या पढ़ाया, या मैं तुमको बोलूं 7 बजे क्या पढ़ाया, तो वो तुम कैसे निकालोगे? तो मेरे पढ़ाने के लिए ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे तुम जब टेंजेंट, तुमने ये फिजिक्स में सीखा हो, टेंजेंट को डाल दो। तुम्हें टेंजेंट कहीं नहीं डालना केमिस्ट्री में। ये जो छोटे छोटे लाइनें दिख रही हैं डॉटेड, ये टेंजेंट है। इन टेंजेंट से तुमको उसका स्लोप मिल जाएगा जो कहलाएगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट dx by dt, dx by dt। इसका जो स्लोप होगा उसको तुम dx by dt माइनस साइन इसका स्लोप प्लस dx by dt। हर पॉइंट पे तुम x x सिंबॉलिक चेंज है, x x सिंबॉलिक चेंज है। अगर तुम यहां से यहां तुम इन दो पॉइंट को लेके चलते तो ये एवरेज चेंज होता है। देखो ये मैंने तुमको दो वर्टिकल ग्रीन लाइन अभी ड्रॉ की, ये एवरेज चेंज है। तो एवरेज चेंज बड़े टाइम इंटरवल में होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज जीरो टाइम या ऑलमोस्ट जीरो। ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो नहीं है, दिस टेंड्स टू जीरो, दिस टेंड्स टू जीरो। मैं तो बताया, तुमने मैथ से पढ़ा होगा, दिस टेंड्स टू जीरो। ये जब जीरो की तरफ जाएगा तो तुम इसको लिख देते हो dx अपॉन dt।
तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब टी बहुत छोटा हो रहा है, जितना छोटा टी होता जाएगा उतना ही इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। कुछ और पूछना है नो सर। तो मैं क्लास को एंड करूं? अगर तुम Yes, sir. होमवर्क करके नहीं आए तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला नहीं हूं। तुम अपने आप सोच लो, मेरे को टेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट होता है अपने दिए हुए क्वेश्चंस में, वो तुम सॉल्व करो। वेयर आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, मेरे क्वेश्चंस, थ्योरी पढ़ाई, क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल बनना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने हैं, फिर एग्जाम में तुम देखो हम धूम मचाने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्योंकि अभी ये दोनों चैप्टर तुम्हारा इस बार जो बोर्ड का पेपर है इस बार नवंबर में है ना, वो यस सर। यस सर। वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये सबसे पहले तुम्हारे बोर्ड की प्रिपरेशन, फिर जेई मेंस, फिर जेई एडवांस, फिर जेई मेंस, फिर जेई एडवांस। जो नीट वाले अगर कोई है तो नीट के लिए तुम ये ध्यान रखो कि जेई के लिए पढ़ने का मतलब है कि तुम इस क्लास को ध्यान से पढ़ो। अब जैसे मैंने सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दिया, तुम एनसीईआरटी उठाओ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारी स्कूल की प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम्हारी चिंता मुक्त। समझ में आया? यस सर। अब मैं क्लास को से एग्जिट कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे शेयर करूंगा, जो रिटन नोट है क्लास के वो ऐप पे शेयर करूंगा। गुड नाइट। थैंक गुड यू नाइट सर। सर। थैंक यू सर।